नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं सुरेंद्र सिंह, जो सूबेदार भारतीय सेना के हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका एटीवी पर। थैंक यू, नमस्कार। देश के अंदर लोग बहुत सारे न्याय मांगने निकलते हैं, इंसाफ मांगने निकलते हैं, तो कहते हैं कि हमारी सजा कम हो जाए। कोई कहता है कि हमारी फांसी जो है ना लगे अगर उनको बोला गया है। लेकिन ये पहले एक ऐसे शख्स हैं, फौज के हैं, फौजी हैं, सैनिक हैं और बरसों इन्होंने सेवा भी की है। आज ये फांसी की मांग क्यों जो है कर रहे हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। तो सिंह साहब, क्यों ये अनोखी चीज आप जो है मांग रहे हैं देश से कि हमको फांसी की सजा जो है दे दीजिए, या इस तरह की कि हमको सजा दीजिए। लोग तो सजा से बचने के लिए गुहार लगाते हैं, आप सजा पाने के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं। क्यों आखिर आप चाहते हैं और आपको सजा मिले भी क्यों? किस कारण आपको सजा दी जाए और क्यों आप सजा जो है मांग रहे हैं देश से? पहला सवाल तो हमारा यही है। जी। तो नमस्कार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बैल मुझे मार वाली बात ये एक आम तौर पर लग रही है कि मैं सजा मांग रहा हूँ और अपनी पेंशन को बंद कराने की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, भारत सरकार से, लास्ट 8 साल से। इसके पीछे कोई कहानी है। कोई मैं ऐसे पागल नहीं हो गया हूँ कि मैं सजा मांग रहा हूँ और अपनी तनख्वाह बंद कराने की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार है, मैं भारतीय सेना का एक नायब सूबेदार रैंक का एक अधिकारी हूँ और मैं अपने बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में तैनात था। मेरी यूनिट का नाम है 1st महार रेजिमेंट और हम बॉर्डर पर तैनात थे जम्मू कश्मीर में। मेंढर एक सेक्टर है, बल्लोई एक जगह का नाम है जहाँ पर मैं तैनात था। वहां पर मेरा कमांडिंग ऑफिसर जो था कर्नल अमित बिष्ट, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन देश के साथ मिल गया और वो दुश्मन देश के एजेंट्स के साथ मिलके मिलिटेंट की घुसपैठ कराता था। यानी प्लान तरीके से वह अपने देश में मिलिटेंटों को घुसवाता था। और जब मुझे इसका जानकारी हुआ तो मैंने उसका विरोध किया और विरोध में उससे सुपीरियर अधिकारी को रिपोर्ट करने की कोशिश की, डिमांड की कि मैं ऊपर वाले अधिकारी से मिलना चाहता हूँ। तो उस अधिकारी ने तुरंत मुझे बाई फोर्स बॉर्डर से हटा दिया। फिर मैं जाकर जहां भेजा गया वहां पर रिपोर्ट करता हूं कि ऐसे ऐसे गद्दार ने मुझे भेजा है और वहां पर इस प्रकार हुआ है और मैं ये उसकी रिपोर्ट करना चाहता हूं और ये गद्दारी को नहीं होने देना चाहता हूं। तो वो फिर बाद में मैं वापस आता हूं, फिर दोबारा भेज देता है। तो ये काफी 1-1.5 साल तक ये काम चला। मैं लगातार विरोध करता रहता हूं और ये अब खुद इसके साथ मिले हुए बड़े बड़े अधिकारी मुझे दबाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब मैं नहीं मानता हूं तो मैं इनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल देता हूं कि इस प्रकार से मैं उसके भ्रष्टाचार की और उसकी गद्दारी का विरोध कर रहा हूं और मुझे वहां से जबरदस्ती ट्रांसफर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि मेरे केस को 3 वीक में डिसाइड किया जाए। जैसे ही वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, कोई रास्ता बचा नहीं। तो इन्होंने एक साजिश रची, मुझे जे.एंड.के में ले जाके, उस टाइम में मध्य प्रदेश में था, सागर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां जे.एंड.के में ले जाके कुछ साजिश का प्लान मेरे साथ हुआ इनका। तो मैं तो वहां पर मैं जब गया तो इन्होंने मेरे को वहां भेजा जे.एंड.के में। तो मैं जे.एंड.के में एक ड्यू कमांडर, एक ड्यू होता है हमारा, उस अधिकारी के ऊपर की अथॉरिटी थी वो। तो वहां पर मुझे पागल घोषित करवा देता है ये उस अधिकारी से मिलके, क्योंकि एक ही रास्ता था, या तो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर मान लिया जाए या मुझे ही पागल घोषित कर दिया जाए ताकि वो जांच नहीं हो या ताकि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। तो इस प्रकार इसने मुझे फिर पागल घोषित करवा दिया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेना में अधिकारी एक अधिकारी के साथ दे देते हैं और हमारे सेना के हजारों ऐसे केसों के मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो ये होता रहता। तो इसके साथ अधिकारी मिलके मुझे 1 साल तक हॉस्पिटल में एक कैद में रख दिया जाता है और मुझे जान से मारने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ऊपर 3 जवान गार्ड लगा दिए जाते हैं कि भाई ये पागल है, इसको पकड़ के रखो। वो जवान मेरा साथ दे देते हैं कि साहब आपको जान से मारने वाले हैं, आप चले जाओ, क्या नौकरी का करोगे। मैं अपने घर आ जाता हूँ, यानी सेना के कानूनों का उल्लंघन करके मैं घर आ जाता हूँ। और ये अधिकारी क्या करता है, इसने मुझे एक कानूनी कार्रवाई करनी थी, भाई ये एक टाइप से गैर हाजिर हो गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी थी,
लेकिन इसने क्या किया, मुझे 1 महीना और आर्मी में तैनात दिखा के फ्रॉड डॉक्यूमेंट क्रिएट किए और मुझे पेंशनर घोषित कर दिया। जी, आप समझ रहे हैं? तो पेंशनर घोषित कर दिया ताकि मैं जी, एक टाइप से इसने कोशिश की मुझे खरीदने की कि मुझे पेंशन मिल जाए, मेरी जान बच गई, मैं चुपचाप अपने घर बैठ जाऊं। लेकिन मैं थल सेना अध्यक्ष डिफेंस मिनिस्टर को लिखता हूं कि मैं इस पैसे के लिए, इस पेंशन के लिए बिकने वाला सैनिक नहीं हूं। ये हो रखा है, आप ये कानूनी कार्रवाई करिए, मुझे सजा दीजिए। यहाँ पर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आप सजा क्यों मांग रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप मुझ पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, मैं बहुत बड़ा मैंने अपराध कर दिया है, मैं सेना से गैर हाजिर हो गया हूँ। तो वो, लेकिन ये अधिकारी वो नहीं होने दे रहा है। उसके पीछे कहानी क्या है, जैसे ही वो मुझे गैर हाजिर घोषित करते हैं तो मैं वहां जाऊंगा तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी बैठेगी और मेरा पक्ष सुना जाएगा। मैं अपना पक्ष बोलूंगा कि मैं तो एक गद्दारी का विरोध कर रहा था, वो मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, इस कारण मैं अब वहां से निकला। तो यानी फिर वो जो जो गद्दार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे ऊपर कार्रवाई कर लीजिए। साथ ही साथ फिर ये बात भी उसके साथ जुड़ती है, जो मुझे पेंशन दी जा रही है, जब मेरी पेंशन बंद की जाएगी तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी। पेंशन बंद करने के पीछे कुछ एक स्टोरी बनेगी ना, उसमें कुछ इंक्वायरी होगी। इस जी, वजह से मैं बोल रहा हूँ, अपने देश के हर अथॉरिटी को मैं लिख रहा हूँ लंबे टाइम से, और मैं पिछले 8 साल से लिख रहा हूँ। और ये सोशल मीडिया पर आकर ऐसे बात कहना मेरे लिए बहुत अफसोसनात्मक है। मेरी आर्मी का एक रेपुटेशन हमारे देश के लोगों में बहुत ज्यादा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर आकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं रोडों पर भी घुमा हूँ, डिफेंस जी, मिनिस्टर के घर भी गया हूँ मैं राजनाथ सिंह के, और हर दिन मैं डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल मेल आईडी पे, थल सेना अध्यक्ष की मेल आईडी पर रीसेंड करता हूँ, जो मैं इनको अपनी कंप्लेन बना रखी है कि आप जाग जाइए, आप सुन लीजिए मेरी बात, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे दीजिए, और नहीं तो आप कुछ इंक्वायरी ऑर्डर दे दीजिए। इससे बड़े सीरियस आरोप हमारे देश में हो नहीं सकते कि अपने देश के साथ एक जिम्मेवार अधिकारी गद्दारी कर रहा है। ये मैंने अच्छा आपके है। दोनों सवालों के जवाब दिए हैं अब हम कि मैं सवालों अपनी की शुरुआत पेंशन करते या हैं, क्योंकि कोटा। हमारे क्रमवार बड़े छोटे-छोटे सवाल हैं, क्योंकि आप क्रमशः, उम्मीद है कि आप वही जो है उत्तर भी आप देंगे। मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे कि जब आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है और उसके बाद में जब आपको पेंशनर घोषित किया जाता है, तो इसके बीच में जब आरोप लगाया गया तो बरी होने का भी आपको जो है सर्टिफिकेट दिया कहीं न कहीं होगा। आपको बोला गया आरोप की होगा कहाँ कि ये बात जो हुई है? आरोप लगाए गए उनके लिए उनके वो गलत साबित हुए, ऐसा कुछ आपको दिया गया, जो कोई जजमेंट कॉपी वगैरह या कुछ ना कुछ आपको तो मिला होगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार साबित हुए, आपकी जाँच करवाई गई, ऐसा हुआ, या फिर केवल सीधे आपकी पेंशन बाँध दी गई कि नहीं अब तो आप पेंशनर हैं, अब आप हाँ, पेंशन आप पाइए और घर बैठ जाइए। दूसरा हाँ, मेरा उसका साथ ही मुझे कुछ। सवाल है कि आपकी कितने वर्ष की जो है पूरी जो जो ड्यूटी थी वो कितने सालों की थी और कितने साल में आप जो है वहाँ से रिटायर हो जाते हैं? लेकिन एक साथ आपने और बात जो कही है कि हमें कोर्ट से जो ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर पहले आया या बाद में आपको पागल घोषित किया गया? क्योंकि घोषित किया गया होगा तो कुछ ना कुछ जो है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट उपलब्ध आपके पास होगा। तो जो कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है उसकी डेट और जो आपको घोषित किया गया उसकी डेट में आगे पीछे कुछ है कि वो पहले उन्होंने किया और कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया, या ऑर्डर पहले आया लेकिन घोषित बाद में आपको किया गया? जी। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी नौकरी तो 20 साल 3 महीना हुई है जब इन्होंने मुझे पेंशनर घोषित कर दिया। हुँ, ठीक है, अभी बताई कोर्ट की बात। कोर्ट में मैं पहले गया था और कोर्ट में मैंने यही डाला था कि मैं उस भ्रष्ट अधिकारी की रिपोर्ट कर रहा था, वो उस वजह से मुझे जानबूझ के बॉर्डर से हटा के ट्रांसफर ऑर्डर दे रहा था है, और ये मेरे ट्रांसफर ऑर्डर रुकवाए जाए, मुझे बॉर्डर पर नौकरी करने का मौका दिया जाए। तो मैंने कोर्ट में यही प्रे डाली थी। और कोर्ट को मैंने ये भी बताया था कि मैंने थल सेना अध्यक्ष को, तो मैंने जी। थल सेना अध्यक्ष के पास बहुत सी कंप्लेन भेजी है जिस पर एक्शन नहीं ले रहे थल सेना अध्यक्ष, उस पर कार्रवाई करवाई जाए, मेरी बातों को सुना जाए। यानी मैं पहले जाता हूं, फिर जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो ये अधिकारी इतना प्रभावशाली था, इसके साथ बड़े बड़े अधिकारियों का साथ था, इस वजह से ये मुझे उस कोर्ट के ऑर्डर से बचने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में पागल घोषित करवा के डलवा देता है। और रही बात, आपने एक और पूछा था कि आपके आरोपों पर क्या कार्रवाई विभाग ने किया और वो गलत पाए गए सही पाए गए। इसमें एक सिंपल सा फंडा आपको बताता हूं
चाहे आर्मी हो, चाहे हमारी सिविल हो, रूल और ये सारी चीजें एक लगभग सिमिलर सी ही होती है। मैंने आरोप लगाए, हमारा आर्मी का बताऊंगा मैं आपको भी। आरोप, कोई आरोप लगा देता है और मेरे आरोप सबसे गंभीर हैं, तो अगर मेरे आरोप झूठे पाए जाते थे होते तो मुझ पर कार्रवाई होना मैंडेटरी था। जब मैंने कंप्लेन लिखी थी उसी में मुझसे लिख के ले लिया गया था, अगर आरोप आपके झूठे मिलेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और मैंने साइन करके दिया था कि हाँ प्लीज मेरे ऊपर कर देना, मेरे आरोप सारे सच्चे हैं। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मेरे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अगर हुई होगी तो जो मैं दोषी पाया होगा या तो वो मिले होगा, अगर वो मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी आरोपी पर, नहीं तो मुझ पर होना मैंडेटरी था। तो आपका इस सवाल का जवाब ये है। जी, तो ये जो पेंशन आपको दी जा रही है, ये आखिर जो आपने बताया कि हमको इसलिए नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद में जो आपको वहां पर जो ये सवाल आपका जो क्लियर रहा, वो आपने ये नहीं बताया कि आपको उधर से क्लीन चिट मिली थी या नहीं मिली थी, मैं ये जानना चाहता था। हाँ, किस चीज का क्लीन चिट? मुझे तो क्लीन करके ही आर्मी से निकाला हुआ है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ कि मुझे तो आर्मी ने झूठे डॉक्यूमेंट बनाया उस अधिकारी ने। आप इसको कैमरा आपका पकड़ पा रहा हो तो ये मेरा पूरा डिसिप्लिन, मेरा सब कुछ कैरेक्टर अबव एवरेज, इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लाटून कमांडर, सब कुछ, यानी एक अच्छा लीडर। मेरे लिए तो सारे डॉक्यूमेंट इन लोगों ने फ्रॉड बना के मेरे घर भेज दिए, ताकि क्लीन चिट की बात नहीं आ तो इन्होंने मुझे डेकोरेट कर दिया कि मैं बहुत ही डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल प्लाटून कमांडर हूँ इंडियन आर्मी का। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक अपराधी हो गया, गैर हाजिर हो गया। मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छा सोल्जर, मैंने अच्छी नौकरी करी है, लेकिन इस टाइम पे मैं उस गद्दार का ऑर्डर को डिसओबे करके घर आया हुआ, तो इस टाइम में ये मैंने क्राइम किया हुआ, इस पर कार्रवाई कर लीजिए। जी, आर्मी के ऊपर लगातार इस देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं आरोप लगते भी रहते हैं। बहुत सारे जो हमारे सोल्जर हैं वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं हो पाती है। क्या उनके लिए नियमों में अब बदलाव नहीं कर देने चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अनियमितताएं हैं, जिनको लेकर के बार बार कहा भी जा रहा है, विपक्ष भी आरोप कर रहा है कि साहब आप इसको इस तरह से कर दीजिए। तो क्या ये आप मानते हैं कि वास्तव में अभी कमी है बदलाव होने की? क्योंकि अगर बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश में सैनिकों के साथ भी एक न्याय होगा, क्योंकि अभी जवान का मुद्दा उठाया, विपक्ष ने किसान का उठाया, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आई और जो है ये मुद्दे तो उठाए जाते रहे। आज ही हमारे चैनल पर हरेंद्र जी जुड़े, जो आपके साथ में भी कई बार जो है देखे, साथी है मेरे। हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जैसे जो मतलब अपोजिशन आप लीडर हैं और वो व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं, हमको ये बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, और उसके बाद में वो साथ देते ही नहीं है कि इतना बड़ा आदमी है, झूठ थोड़ी बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमको ये उम्मीद ही नहीं थी, और इतने सारे बड़े बड़े लीडरों से मैं मिला हूँ और उन सभी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो बाद में साथ देते ही नहीं है। लेकिन हमारी जो है कंधे पर ही बंदूक रख करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी कहीं ना कहीं सेकते हैं। हल नहीं चाहते, वो चाहते समस्या बनी रहे, ताकि बार बार हम इस समस्या को जो है इस पर हम वोट मांग सकें, क्योंकि समस्या खत्म हो जाएगी तो फिर वोट किस पर मांग देगा। जी, आपने कई बातें पूछ ली, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कानून होता है एक संशोधन होता है। हमारा देश गुलाम था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके बाद हम आजाद हुए, हमारा संविधान लिखा गया, उसमें समय समय पर सुधार करने की आवश्यकता हुई, संशोधन हुए लोगों की डिमांड के अनुसार, समय की मांग के अनुसार। लेकिन भारतीय सेना में जो अंग्रेजों के जो कानून बनाए थे वो जैसे के तैसे आज तक रखे गए, क्योंकि उसमें जो जिस प्रकार अंग्रेज शासन करते थे, जो शासन करने वाला होता है वो ऐसे कानून बनाता है कि वो राजा की तरह रहे, बाकी सबको दबा के रखा जाए, तो वो कानून ऐसे कैसे बनाए रखे गए ही, उनमें संशोधन नहीं हुआ। संशोधन कब होता है? जब डिमांड उठती है। हम बेल्ट की नौकरी में हैं, सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि डिमांड उठाएगा उसे कुचल दिया जाता है। इसलिए आपने भी जो बोला कि आए दिन आत्महत्या, प्रताड़ना के हजारों लाखों केस आपको आपके आर्मड फोर्सेस के मिल जाएंगे,
न वो इसलिए कानून बदली नहीं हो रहे, प्रताड़ित जवान होते हैं, आवाज उठाएगा उसे कुचल दिया जाता है। यानी कि आपकी सेना गुलाम है। मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, 1000 केस मैं निकाल के दे सकता हूँ और आप भी फाइंड कर सकते हैं प्रताड़ना के। तो ये इस वजह से वही कानून चल रहे हैं। आए दिन आपकी सैनिकों की ये दुख दर्द आप लोगों को सोशल मीडिया पे भी सुनाई दे जाते हैं। रही बात अपोजिशन और पोजीशन की, पोजीशन के पास जैसे हमने सारा दुख पहुंचाया है, हजारों लेटर लिखे मैंने, कितने हजारों, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी इतना प्रभावशाली है, बहुत लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी उसका मदद कर रहे हैं, तो सरकार नहीं सुन रही। लेकिन अपोजिशन को भी सिर्फ वोट चाहिए, वो मुद्दा चाहिए, जैसे अग्निवीर वग्निवीर जवानों की जो सही दुख तकलीफें हैं, जो ये अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, आए दिन जो जवान शहीद हो रहे हैं, आज उनके घरों में इलीगल आधी 25% फौज तो आपका सहायक प्रथा यानी एक गुलामी, यानी उनके घर में गैर कानूनी तौर पर उनके पर्सनल कामों में लगी हुई है। कौन नहीं जानता, मेरा देश का हर आदमी जानता है, लेकिन कोई भी नहीं सुनना चाहता है। और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बात है, मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरे देश के लोगों को ये दिल में आएगा, यह हमारी सेना है और ये हमारे सैनिक अगर गुलाम है, तो हम अपने देश को गुलाम करवाना चाहते हैं। और अगर आप अपने देश को आजाद रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेना को भी आजाद कराने के लिए सोचना चाहिए। वो पता नहीं कोई सोचेगा या नहीं, लेकिन मैं इस बात के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं कि मैं 20 साल नौकरी करी है। मैं अपने पर्सनल स्वार्थ को, यानी मेरा जो मैं जिसके लिए एलिजिबल हूं, या तो मैंने 20 साल नौकरी करी, मैं उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। हटाओ सब कुछ। मैंने ये वर्दी पैसे के लिए नहीं पहनी थी, मुझे आज भी खरीदने की कोशिश हो रही है। यानी 35,000 रुपये मेरे खाते में हर महीने डाल दिए जा रहे हैं। यानी लगातार मुझे एक टाइप से रिश्वत देने की कोशिश मेरी सेना कर रही है। और मैं बोल रहा हूँ, इसको ले लीजिए और उस गद्दार पर कार्रवाई कर लीजिए। लेकिन सिस्टम की सच्चाई ये है, मैं सब कुछ एज ए स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कोई हवाबाजी की सोशल मीडिया पे कोई चेहरा चमकाने या कोई इस टाइप की बातों के लिए मेरा कोई यहाँ पे वक्तव्य नहीं है। मेरा और सवाल है, देखिए ऐसे जिस तरह के जब लोग आते हैं, अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि भारतीय सेना का अगर कोई सैनिक आरोप लगाता है, फिर मीडिया के सामने भी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हम आरोपों को दिखाएं या नहीं दिखाएं। वजह ये होती है कि सेना पर विश्वसनीयता ना खत्म हो जाए, सेना पर जो विश्वास देश का है वो ना खत्म हो जाए। लेकिन साथ में क्या आप ये जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जहां पर सैनिकों की सीधे सुनवाई हो, सीधे कार्यवाही हो, ताकि देश के अंदर सैनिकों के साथ भी न्याय हो सके और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी हो सके, और साथ ही सेना पर जो भरोसा देश का है वो भी बना रहे। तो एक अलग से कोर्ट, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई महिलाओं के लिए, या फिर बहुत सारा कुछ उनके लिए किया गया, तो इसी तरह से एक सैनिक एक अलग से एक आर्मी एक्ट बना दिया जाए, और जिसमें कहा जाए कि सरकार उसको सीधे सुनवाई करेगी। सरकार का एक कोर्ट है जो बाहर भी सुनवाई करेगा और आपके आरोपों की जांच करेगा। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो सजा वैसी ही बरकरार आपके ऊपर रहेगी। आपने पूछ लिया मेन सवाल, आपने मेन सवाल पूछ लिया है, मैं आपको बताता हूँ जी। आप बोल रहे हैं कि सैनिक, अब देश की सबसे पहले बात करता हूँ कि बेइज्जती हो रही है हमारी सेना की, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट है हमारे सोल्जरों की। हमारे लोगों ने, हमारे सैनिकों ने अपने देश को बचाने के लिए, आजाद रखने के लिए कितनी जानें दी हैं, कितने लोगों ने अपने सिर कटवाए हैं, छाती में गोलियां खाई हैं। और आज भी हमारी सेना में ऐसे जुनूनी बहुत ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन गद्दार और चोरों की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उसका मैं प्रूफ हूँ। रही बात कि सेना की बेइज्जती को, यानी जो अभी मैं जो बात कह रहा हूँ, जो गद्दार अधिकारी है मैं उसका नाम लेके बता रहा हूँ, या उसका साथ देने वाले का नाम बता रहा हूँ। आप गंदगी को छुपा के अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हैं क्या? गंदगी को साफ रख के अपनी सेना को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं? अगर गंदगी को छुपा के अच्छा अपनी सेना की इज्जत बनाए रखना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल, यानी मेरे देश के लोगों का उन जिम्मेवार बहुत इज्जतवान लोगों को मैं कुछ नहीं समझा सकता हूँ। मैं जिस चोरी को समझता हूँ, मुझे ये पता है कि गंदगी को साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसको डिटोल लगाया जाता है कि दोबारा वहां पर जर्म पैदा नहीं हो। तो इसलिए ये बात बाहर रखना बहुत जरूरी है। रही बात की कोई ऐसा कोर्ट का प्रावधान किया जाए कि डायरेक्ट अंदर सिक्योरिटी को रखते हुए सोल्यूशन किया जाए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि न्याय दिलवाने के लिए नहीं, न्याय नहीं मिले उसके लिए कोर्ट बना दिया गया है। उस कोर्ट का नाम है आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल।
जो कि हर रीजन में बना दिए गए हैं। दिल्ली में उसका प्रिंसिपल ब्रांच है, चंडीगढ़ जैसे मेरे लिए चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है, जयपुर में है, रांची में है, हर स्टेट में बना दिए गए रीजन वाइज। और वहां पर सेना का एक अधिकारी और एक सिविल जज बैठा दिया गया। यानी वहां पर भी जो प्रभुत्व है वो सेना के बड़े वीआईपी, बड़े बड़े अधिकारियों का ही है। और अधिकारी के साथ सेटलमेंट बहुत करेक्टली होता है। वो सारी चीजें हर सैनिक जानता है। और उस वजह से यानी न्याय न मिले, कोर्ट में जाके भी जवानों को न्याय न मिले, उस टाइप की प्रक्रिया चल रही है। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, अभी एक आप सर्च करना, कोई भी सुनने वाला मेरा व्यूअर भी सर्च करना, सेकंड लेफ्टिनेंट एस चौहान, उस अधिकारी को 2 साल नौकरी में सेना से कोर्ट मार्शल करके झूठे एलिगेशंस लगा के सेना से बाहर फेंक दिया गया था, पागल भी घोषित किया था। 26 साल बाद उसको न्याय दिया, 26 ईयर बाद। और उसको बाद में रैंक नहीं मिला, उसको कुछ मुआवजा मिला वगैरह वगैरह। लेकिन 26 साल की जो उसका दुख दर्द है, प्रताड़ना है, उसको कोई तोल सकता है? उसकी कोई वैल्यू आकी जा सकती है? तो हमारी सेना का इस टाइप की कहानियां हजारों में है। और जवान मुंह नहीं खोल सकता है और एक टाइप से बिल्कुल गुलामी जिंदगी जीता। किसी भी जनरल सैनिक से बात कर सकते हैं। अधिकारी के साथ ही रहता है, उसकी कुछ मजबूरियां हैं। अच्छे अधिकारी भी होते हैं, अगर सीनियर जो चाहेगा वही करेंगे, नहीं तो उनकी नौकरी घाटे में। बिल्कुल। लेकिन क्या किया जाए कि ये जो है बदलाव, किन बदलावों की बात जो है की जाए, सरकार के साथ में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए और क्या सुझाव उनको दिए जाए कि क्या आखिर बदलाव हो? क्योंकि आपने एक लंबा जीवन कहीं ना कहीं आपने जिया है आर्मी के साथ में, और आप आज भी आर्मी की ड्रेस के साथ में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर सेना को आप बचपन से ही प्रेम आप करते रहे होंगे, प्यार करते रहे होंगे। तो देश सेवा की भावना कम है या ज्यादा वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी भावना है। ठीक वैसी ही जैसी एक और एक सैनिक के अंदर होनी चाहिए, और वो है आपके अंदर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के बदलाव किए जाएं, आखिर क्या किया जाए ताकि हमारी सेना की जो इज्जत है वो भी बनी रहे, क्योंकि लोगों में सार्वजनिक भी ना हो। क्योंकि ऐसा बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहां की भी जो शिकायतें अगर बाहर आएंगी तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना हो या फिर किसी भी देश की सेना हो, उसकी बदनामी तो होगी ही। और उस बदनामी से बचने के लिए क्या आखिर करना चाहिए, किन चीजों की कमी है वहां पर कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि दोनों चीजें जो है सुरक्षित रहें, सेना भी बदनाम ना हो और अधिकारियों को भी दंड मिल सके। जी, सिंपली बात है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जिस देश की सेना है उस देश को सोचना होगा। उस देश को आप मीडिया ने या मेरे जो भी ये आपकी प्रेस मीडिया है, जो भी है, यानी मेरे देश के लोग सोशल मीडिया पर हर जगह जुड़े हुए अपने जवानों का दुख देखते हैं, बस वो रोने वाली इमोजी लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपकी सेना है, यानी आपके लिए बॉर्डर पर आपके सैनिक खड़े हैं ना, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी सरकार को बोलना पड़ेगा कि हमें इस टाइप के गुलाम और इतने डरे हुए, इतने पीड़ित सैनिक नहीं चाहिए। सरकार कुछ इन पे सोचिए और आप करिए, उसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्जर मुंह नहीं खोल सकता है। आज मैं मुंह खोल रहा हूँ, मेरे ऊपर भी पता नहीं क्या क्या एक्ट लगाने की कोशिश कर सकते हैं, झूठे केस में फंसा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो तो उसका तो मैं भी यहाँ पे बयान ज्यादा करना नहीं चाहूंगा। और वो हमें तो दबा के रखा ही जाएगा। जिसकी सेना है ना, उस देश के लोगों को, इतना बड़ा देश है, आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी सेना ऐसी हमें नहीं चाहिए। हमें एक दमदार, छाती चौड़ी करके सिर्फ प्रोफेशनल फौजी चाहिए, न कि बंधुआ मजदूर। और कोई है। एक सवाल और है कि आपके पास क्या सबूत हैं? जो आरोप आप लगा रहे हैं कि उसके भी तो सबूत होंगे, क्योंकि जो जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए उनके पास अगर सबूत नहीं थे, ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं थे और हमें सीधे जो है पेंशनर हमको बना दिया जाता है और हम पेंशन जो है लेने लगते हैं, हमको जबरदस्ती दिया जा रहा है सेना की तरफ से, ठीक है। लेकिन आपके पास भी तो आरोप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सेना पर सवाल, आप स्वयं सेना में हैं, सेना के अधिकारियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास सबूत रहे होंगे या सबूत होंगे या वर्तमान में, क्योंकि जांच होगी तो वो सबूत आपसे मांगे तो जाएंगे ही कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कहने लगेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो सबूत हैं? मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर बताएं या वो सबूत हैं या नहीं है, लेकिन क्या हैं जिन चीजों को आप लेकर के आप बता रहे हैं, क्योंकि तफ्तीश में कुछ पूछा जाएगा। जी, आप एक बात समझिए,
मैं सेना का एक जिम्मेवार रैंक लगाए हुए, इस रैंक को राष्ट्रपति रैंक बोला जाता है। इट मीन्स सबसे रिस्पॉन्सिबल रैंक इंडियन आर्मी में जेसीओ रैंक को माना जाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक। ये एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है इंडियन आर्मी की। और मैं आज 35,000 पेंशन उठा रहा और मुझे यानी जबरदस्ती दी जा रही, और मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूँ मुझे ये पता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है इतने बड़े बड़े अधिकारियों के लिए। वो कानून मुझे 1 मिनट में रोंद सकता है। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ 100% प्रूफ के ऊपर बोल रहा हूँ। और मैं ये देखो आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगा। ये 20 सैनिकों की लिस्ट है जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बॉर्डर से हटाकर इन जवानों को मिलिटेंटों की घुसपैठ करवाई थी और प्लान तरीके से करवाई थी। और उसके बाकी कहाँ कहाँ से करवाई थी, मैंने क्या क्या किया, वो सारी डिटेल में इंक्वायरी के अंदर देना चाहता हूँ लिख लिख के। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर थल सेनाध्यक्ष को भेज रहा हूँ। जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ एज ए स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हर चीज के प्रूफ मेरे पास है। अच्छा, नियम क्या कहते हैं आर्मी के कि जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं कि जांच हो, क्या ऐसा आर्मी में है कि अगर कोई भी सैनिक ऐसा कह रहा है कि हमारी जांच जो है करवाई जाए तो सेना के द्वारा भी जांच करवाई जा सकती है? आप क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई जांच हो, पुलिस की तरफ से जांच हो, या सेना ही अपनी जांच करवा ले? जी, जांच सेना में जांच तो एक 5 रुपए का कोई आइटम के ऊपर हो जाए, 1 मिनट के ऊपर जांच हो जाती है। कोई लेट हो जाए 1 मिनट पर उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, प्रभाव की है, प्रभुत्व की है, जिसमें 4-5 ब्रिगेडियर शामिल हैं, जनरल, कई मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 4-5 ब्रिगेडियर एक कर्नल को बचाने के लिए गूंगे बहरे और आंखें बंद करके बैठ गए हैं। नहीं तो इस पर जांच, इससे बड़ा तो मैटर इंडियन आर्मी के अंदर हुआ नहीं होगा कि एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर सामने आके बोल रहा हूं, मैं अपना एड्रेस बता रहा हूं, कहां पर हूं, साइन करके स्टेटमेंट भेज रहा हूं कि आप मुझ पर कार्रवाई करिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इसमें कोई भी आपको कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे आरोप झूठे थे तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। एज पर आर्मी एक्ट ये प्रावधान है और मैं एविडेंस लेकर बैठा हूं। लेकिन ये चाहते हैं कि उन अफसरों को बचाना है, उससे पहले मेरे साथ कुछ साजिश करना चाहते हैं कि इसको रास्ते से हटवाया जाए। मेरे ऊपर मारने के कई बार अटेम्प्ट हो चुके हैं और अभी भी मुझे लगता है कि किसी टाइम भी अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े अधिकारियों को बचाना, उनकी नौकरी को बचाना, मुझे रास्ते से हटाना इनके लिए बहुत जरूरी है। जी, अच्छा, बहुत सारी चीजें आपके साथ में हुई जो आप लगातार आप बता रहे हैं कि क्या सेना के अंदर अगर जो सैनिक को आप जो है बता रहे हैं कि नहीं, जो बड़ा अधिकारी जो है वो छोटे अधिकारी को बचाता है, लेकिन जो 20 लोगों पर जो इल्जाम लगाया गया था और उनको कहा गया था कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, इसके तहत आपको बाहर किया जा रहा है, तो उनमें से 20 के 20 लोग जो है वर्तमान में क्या कर रहे हैं? क्या आप समझ नहीं पाए? सेना में वापस ले लिए गए? क्या कुछ लोग समझ नहीं पाए मैं क्या बोल? मैं आपको ये बोल रहा था 20 सैनिक बॉर्डर पर तैनात थे मोर्चों पर दुश्मन से लोहा लेने के लिए। ठीक है, जो कमांडिंग ऑफिसर था उसने उनको हटाया कि यहाँ से हटिए, आप वहां जाइए, मेरा ऑर्डर है। उनको वहां से हटा दिया, वो आदेश के गुलाम है। और वो अधिकारी चाहता था इनको मोर्चों से हटाकर मिलिटेंट को इस रास्ते से घुसाना है देश के अंदर। जी, तो उनका कोई दोष नहीं है, वो आदेश के गुलाम थे, चले गए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो आप आरोप लगा रहे हैं वो तो आप लगा ही रहे हैं, लेकिन जो 20 लोगों की जो एक लिस्ट है जो आप दिखा रहे हैं कि इसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि आपके ऊपर जो है आतंकवाद जो है गतिविधि में आप संलिप्त हैं और इस तरह का जो है उसमें दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 20 लोग जो हटाए गए थे, जो आपने अभी लिस्ट दिखाई है, जी, एक लिस्ट आपने हमें भेजी भी है, तो उसमें जो 20 लोग हैं वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं? क्या उनको सेना में वापस ले लिया गया, या उनको भी पेंशन पर कर दिया गया, या उनको उस समय क्या किया गया? वो एज ए सोल्जर वहां पर थे, उनमें से बहुत से लोग रिटायर भी हो गए होंगे। उनकी बात में जो कह रहा हूँ शायद आप उसको, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मैं तैनात था ऐसे वो सैनिक तैनात थे। हम बॉर्डर पर तैनात होते दुश्मन को रोकने के लिए। हमारा सीनियर अधिकारी हटा दिया 20 जवानों को कि यहाँ से हटिए, वो घुसपैठ करा रहा था। मुझे उसका जानकारी हुआ, मैंने उसका विरोध किया। ये सैनिक जहां उसने भेजे वहां चले गए, अपनी तनख्वाह लेते रहे, कोई विरोध नहीं किया और कोई अपोज नहीं किया। और वो नॉर्मल अपनी नौकरी जो कर भी रहे होंगे, काफी लोग निकल भी गए, रिटायर भी हो गए होंगे। यहाँ पर उनकी कोई बात नहीं है, यहाँ पर इस गद्दार की बात है जिसने वो हटाए। ये अथॉरिटी था और मेरा विरोध है, यहाँ पर इतनी बात। अच्छा, वर्तमान में आपने कहीं किसी कोर्ट में भी आपने कहीं अपील की है या केस किया हुआ है, मुकदमा किया हुआ है वर्तमान समय में?
अभी वर्तमान में मैंने जितनी भी हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडियन आर्मी की है, एक डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल है, एक आर्मी हेडक्वार्टर में थल सेना अध्यक्ष बैठा है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर है और सीपी ग्राम एक अथॉरिटी है, उन सब के पास मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ कि आप कार्रवाई करिए। कोर्ट में मैं नहीं गया हूँ और कोर्ट का मैं अभी जाने का मेरा कोई जल्दी सा मूड नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट में थल सेना ने, आर्मी ने ये अपना पक्ष रखा था कि हम डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे, आप हमारे को छोड़ दीजिए। तो मैंने 3 वीक का उनको टाइम मिला था, लेकिन वहां पर अभी कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई नहीं। अभी मैं फिर मुझे 2 साल 1 साल इन्होंने बंदी बना के रखा और मेरे सारी हालत इन्होंने इंजेक्शन लगा लगा के खराब कर दी थी। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये इतनी बड़ी बात है कि मेरे देश में मिलिटेंट घुस रहे हैं आए दिन और वो गद्दार वहां पे करवा रहा है, इस बात के लिए भी मैं कोर्ट में जाके उस गद्दार को पकड़वाऊं, जबकि हमारा आर्मी एक्ट है, हमारा आर्मी में कोर्ट है, बहुत माना हुआ ऑथराइज कोर्ट है, और उसको मैं जानकारी दे रहा हूँ और माननीय मोदी जी के पास ही पहुंचा रहा हूँ, थल सेना उसके मुख्य डिफेंस मिनिस्टर के पास ही पहुंचा रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतना गंभीर है, कोर्ट के 10-20 साल की प्रक्रिया के अलावा मेरी सरकार वैसे इस पर काम करे। जी, मेरा इसमें निजी नहीं है, एक निजी होता है, आप जाएं अपना पर्सनल व्यक्तिगत लड़ें, मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ है नहीं। सीबीआई है, ईडी है, पता नहीं क्या रो है। जी, एक सवाल और है कि जिस अधिकारी के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आज सेना में उसके ऊपर पहले भी और आरोप जो है लगाए गए हैं या लगे हैं वर्तमान समय में? उस अधिकारी पर अनेकों बार आरोप लगे हुए करप्शन के। इस अधिकारी के काले कारनामों की लिस्ट ऐसी है कि 6 घंटे लग जाएंगे। करप्शन के इतने ज्यादा आरोप हैं। इस अधिकारी ने एक सिविलियन को मार कर मिलिटेंट बनाने की कोशिश भी की थी और इसने जो भी इनकाउंटर दिखा के अपने जेब पे मेडल लगवाने के लिए वो एक ट्राई किया था, उसके भी सारे एविडेंस हैं। करप्शन के इसने बहुत अरबों की दौलत कमा रखी है। मैंने भारत सरकार को भी लिख के भेजा है, अलग अलग जगह पे कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में बहुत सी आरटीआई लोगों ने लगा रखी है, लेकिन ये न वहां से इंक्वायरी को निकलने दे रहा है। प्रभावशाली इतना है, अभी तक ये दबाने में सक्षम रहा है, लेकिन मेरा कोशिश है कि वो एक दिन इसका पाप का घड़ा भरेगा और वो सब कुछ इंक्वायरी ऑर्डर होगी। इसी होप में मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी, ठीक है। कोई अपील आप एटीवी के माध्यम से आप करना चाहते हो? क्योंकि आज तो हम सभी के एक एक करके इंटरव्यू ले ही रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम कल से डिबेट भी शुरू करेंगे, जिसमें आप भी रहेंगे, भाजपा के भी प्रवक्ता रहेंगे, कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद रहेंगे और भी तमाम लोग जो है उसमें जुड़ेंगे जो रक्षक फाउंडेशन चला रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद है, आप हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने की, आप हमारी बात को अपने देश के लोगों तक, अपनी सरकार तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा सहयोग है, बस आप बहुत आभारी आप करना चाहते हो प्रधानमंत्री जी से या रक्षा मंत्री जी से, वो भी आप चैनल के माध्यम से कर सकते हो। लोगों की आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से आपकी सहायता करें? बस कोई अपेक्षा सिर्फ इतनी है, मैं एक एज ए मेरे देश के लोगों की वजह से मैं ड्रेस में हूँ और मैं आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, और आपकी वजह से गीता हमारे ऊपर, जब हम सैनिक बनते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग पास हो जाती है, हमें एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने जान की कुर्बानी दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा अपने देश की सुरक्षा के लिए। मैं अपनी उस ड्यूटी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने मेरे देश में मिलिटेंटों की, अनगिनत मिलिटेंटों की घुसपैठें कराने वाला गद्दार ने करवाई है। मैंने उसका विरोध में मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ये ड्रेस पहनने के कारण, सैनिक होने के कारण, और मेरे देश के लोगों से यही अपील है कि आपका सैनिक आपके लिए अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए मैं उनको शब्दों में कहना मैं उचित नहीं समझता। जी, ठीक है। तो हमारे साथ में थे सुरेंद्र सिंह साहब, जो सैनिक हैं और देश से अपील यही कर रहे हैं कि न्याय उनको जो है मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ हो पाएगा तभी जो है उनकी लड़ाई भी सार्थक होगी। तो हम चाहते हैं कि हम तो, और हमारा चैनल तो उनके साथ में है ही, देश के लोगों से भी चैनल के माध्यम से हमारी भी अपील है कि आप इनकी सहायता करें, आगे आएं और निष्पक्ष जांच हो जाए, जिसका हक हर नागरिक को है देश के अंदर, और सैनिक को तो खास करके। और ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर इल्जाम हैं जो देश की सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, बहुत बड़े आरोप है। क्योंकि इस प्रकार के अगर आरोप सेना पर लगेंगे और अधिकारियों पर लगेंगे, उससे छवि जो है देश और सेना दोनों की खराब होगी।
तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जल्द फिर मिलेंगे सुरेंद्र सिंह से के साथ में। जी जय हिंद, वंदे मातरम। जी, नमस्कार, थैंक यू।